स्टूडेंट्स, आई होप आप क्लास को एंजॉय कर रहे हैं। और जो सवाल मैंने आप लोगों को दिया उनमें से कुछ लोगों ने जो ट्राई किया है और कुछ लोग अभी भी ट्राई नहीं कर पाए हैं। तो आई जस्ट होप कि बाकी जो लोग जिन्होंने ट्राई नहीं किया है वो इस सवाल को जरूर से ट्राई करेंगे। सिंपल कुछ मैथमेटिकल नंबर है जिनके साथ आप, क्योंकि आपको मैथमेटिक्स अच्छी लगती है तो आई गेस यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। और सोल्यूशन आप जैसा भी करें, आज क्लास में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि इसका सोल्यूशन क्या होगा और सोल्यूशन से हमें क्या मिलेगा। तो लेट्स डिस्कस। लास्ट क्लास में मैंने एक सवाल आप लोगों को दिया था दैट वाज लाइक दिस। आई वाज सेइंग ई स्टार इज इक्वल टू ई प्लस ई डैश। मैंने इसकी वैल्यू आपको दी है 10 एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम एस की वैल्यू आपको दी गई थी 6। और एक सिंपल फंक्शन था ओम ई जैसा, जिसे आपने कहा ए की पावर 6। Now E can vary from 1 to 10 और अगर E वैरी होता है तो E डैश भी वैरी होता है। इट इज लाइक O स्टार माइनस E। So E डैश वैरीज बिटवीन 10 to 1। जिन लोगों ने ग्राफ को प्लॉट किया है उनका ग्राफ कुछ इस तरह का आया होगा। आई जस्ट होप इट। अगर इन सब वैल्यूज को हम पुट करें तो एनर्जी E और ओम E के बीच एक ग्राफ आपको मिला होगा विच इज रैपिडली इंक्रीजिंग। बहुत ही शार्प इंक्रीज हो रहा है अगर आप वैल्यूज को पुट करें। अगर एनर्जी E, सिंपली हियर इज एनर्जी E और ओम डैश ई डैश के बीच अगर आप प्लॉट की बात करें तो ये रैपिडली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। इट विल बी रैपिडली डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ एनर्जी E। हियर इज एनर्जी E, नॉट ई डैश। So this is rapidly decreasing function. Now probability P, which was multiplication of number of accessible states ohm E and multiply ohm dash E dash. तो अगर मैं इसके फंक्शन की बात करूं तो this will be like this, energy E. So what is the conclusion? अगर हम बात कर सकते हैं जो नंबर ऑफ एक्सेसिबल स्टेट है, अगर ग्राफ से मैथमेटिकली कंफ्यूजन की बात की जाए तो वी कैन से दिस ओम ए इज rapidly increasing function of energy E, ohm dash E dash rapidly decreasing function of energy E, and probability P goes maximum for a certain value of energy E. एक एनर्जी की पर्टिकुलर वैल्यू पर इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है। ये कंडीशन तब आपको मिलती है जब आप बात करते हैं आपकी एनर्जी की वैल्यूज हैं 10, 1, 2, 3, 4, 5। डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ इज 6। बट आपको पता है जिन सिस्टम्स की हम बात कर रहे हैं, जिन थर्मोडायनेमिक सिस्टम्स की हम बात कर रहे हैं, वहाँ पर ये नंबर बहुत बड़ा है। और इतने बड़े नंबर के लिए अगर आप एनर्जी और इनके फंक्शन की बात करेंगे तो प्रोबेबिलिटी पी ई का फंक्शन इस तरह का गॉसियन शेप में ना आकर ये बहुत ही क्लियरली एक मैक्सिमम देगा और दैट विल बी लाइक दिस। आई एम सेइंग दिस एनर्जी E और उसके ऊपर ये बार से साइन लगाया है मैंने। So this is denoting the maximum energy, maximum probability corresponding to this energy. So the shape of the curve will be like this because f is very large number. F is very large number. तो इतने बड़े नंबर के लिए probability P E will be function of like this. As we know, this maximum probability P E we got in equilibrium state. साम्य अवस्था में हमें probability P E की वैल्यू मैक्सिमम मिलती है, यानी कि ये जो एनर्जी अवस्था है जिसमें एनर्जी की वैल्यू E बार है, दिस इज मोस्ट प्रोबेबल स्टेट ऑफ द सिस्टम और आई कैन से इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ द सिस्टम। लेट्स फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस प्रोबेबिलिटी P E। यहाँ पर क्या होगा, इस इक्विलिब्रियम स्टेट को हम कैसे डिफाइन करेंगे उसको देखते हैं। ठीक है, तो टिल नाउ हमने देखा कि किस तरह से एनर्जी पर डिपेंड कर रही है चीजें और हम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में कंक्लूजन लेकर आए हैं कि हमें एनर्जी E की एक ऐसी वैल्यू मिलेगी जिसके लिए प्रोबेबिलिटी पी ई मैक्सिमम हो जाएगी और यही इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ द सिस्टम है। अब इस स्टेट को किस तरह से डिफाइन करते हैं उसके लिए फिर से मैथमेटिक्स पर आ जाते हैं हम लोग। और यू गोना एंजॉय दिस मैथमेटिक्स क्योंकि आपको मैथमेटिक्स अच्छी लगती है।
दो दिखने में थोड़ा सा डिफरेंट है, बट यू बनाएंगे। As you know, probability PE is, I'm sorry, probability PE is C, which is constant, ohm E, ohm dash, E dash. And the function form of PE is like this. So if I take log PE, let's take it log PE, log EC plus log E ohm plus log E ohm dash E dash. आप जानते हैं मैथमेटिकली अगर इस तरह का कोई फंक्शन है और यहाँ पर मैंने एनर्जी E के रेस्पेक्ट में PE को डिफरेंशिएट करूँ, दैट मीन्स एट दिस पॉइंट let's differentiate PE with respect to energy E. Let's differentiate this equation with respect to energy E. Energy E के respect में इसका हम differentiation कर रहे हैं. What we will get? Del upon delta E log E PE, and simply right hand side whatever in the box. Let's solve this right hand side. Sorry, left hand side. Let's solve this left hand side. Del upon delta E log E PE 1 upon PE and del upon delta E PE. Am I right? Now I am interested in the probability at a particular value of energy E, which was energy E bar, and the value at this point. मैं इस वैल्यू ऑफ एनर्जी पर प्रोबेबिलिटी पीई में इंटरेस्टेड हूँ। तो अगर मेरे पास एक रिलेशन है और इस रिलेशन में मैं पुट कर दूँ पीई एट ई बार, देन दिस विल गिव मी द सम रिलेशन। नाउ यू कैन सी डेल अपॉन डेल्टा ई पीई। अगर हम इस ग्राफ पर फोकस करें, कर्व पर फोकस करें, व्हाट वी विल गेट? दिस क्वांटिटी विल बी 0. Do I need to tell you how it is 0? Because here the slope of this curve is 0. If I calculate delta PE dE at this point, this will give me 0. The slope of this curve at this point is 0. So this quantity is 0. So if left hand side goes 0, let us focus what will be on the right hand side. At right hand side we have log C. If I differentiate this quantity with respect to energy E, this will be 0. So this quantity simply goes 0. We left with log E log E ohm dash E dash. Let's differentiate this quantity. That means del E log E ohm E plus del E log E ohm dash E dash. And this whole quantity is 0 because we are calculating the things at energy E is equal to E bar. हम एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एनर्जी ई बार की बात कर रहे हैं जहाँ पर प्रोबेबिलिटी में चेंज 0 हो गया है विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी। थोड़ा इक्वेशन को और अच्छा बनाते हैं। डेल अपॉन डेल्टा ई लॉग ई इज इक्वल टू डेल अपॉन डेल्टा ई log E ohm dash E dash. Now I'm simply multiplying delta E dash. And you know what is the relation between E and E dash? E dash is equal to E star minus C. So these are related like this. So these are related like this. Then I can take delta E dash from here to here. Can you see the relation? Now right hand side I can write del upon delta E. I'm taking delta E dash from here. And now I can say del upon delta E dash log E ohm dash E dash. And here I'm left with delta E dash delta E.
Because of the relation type, I can take simply E dash from here to here. So now del upon delta E log E ohm E. Now delta E, this quantity, delta E dash delta E, we can get from here. If I differentiate delta E dash with respect to delta E, what I will get? Delta E star delta E minus 1. Now, delta E star delta E, because E star is constant. So, if E star is constant, then this quantity is 0. So, what I get? Delta E dash delta E will be minus 1. So, I got this value. Delta E dash delta E is simply minus 1. So, now I can put here. So, I'm just removing this quantity delta E dash delta E and taking a sign negative. और ये हमें कहाँ से मिला है? यहाँ से. So I simply left with the solution. So let's remove it and let's define some other quantities. So now I'm left with delta upon delta E log E from E. I'm taking this sign, so it is like minus minus plus. Remember, log E log E ohm dash E dash. If I put an equal sign, then this will be negative. An additional negative we receive from this part, so it is positive. So negative negative positive, and now we are having relation del upon delta E dash log E ohm dash E dash. Now I'm defining a new quantity. You can see what I did from all this mathematics. I have made this left hand side a function of energy E, and right hand side is function of energy E dash. So in left hand side, some parameter which is a function of energy E, and in right hand side some function which is depending on energy E dash. So this whole quantity I'm defining a new parameter, that is beta E, which depend on energy E. And in the right hand side I'm defining another parameter beta dash, which depend on E dash. You can say beta dash, or you can also say beta, but depending on energy E dash. So this is a beta parameter for system A, and this is beta parameter for system A dash. So this is simply beta parameter. And from this beta parameter, what we can define, this is a condition at equilibrium situation. That means at value of energy E. एक एनर्जी की पर्टिकुलर वैल्यू पर हमें ये सिचुएशन मिली है, और हम क्या कह रहे हैं, इस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एनर्जी ई पर दोनों सिस्टम्स के बीटा पैरामीटर बराबर है. तो प्रोबेबिलिटी या मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी स्टेट को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, वेयर द बीटा पैरामीटर ऑफ बोथ सिस्टम्स आर इक्वल. So system will interact to each other until their beta parameter gets equal. So equilibrium system वो स्टेट है जहां पर सिस्टम्स के बीटा पैरामीटर एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं. Now what is this बीटा पैरामीटर, वो अलग बात है, पर अभी जो हमें कंक्लूजन मिला है कि बीटा पैरामीटर सिस्टम तब तक इंटरेक्ट करते रहते हैं जब तक कि उनके बीटा पैरामीटर बराबर नहीं हो जाते. Or I can say this is the equilibrium state of the system when the beta parameters both the system A and A dash are equal. Okay. Now what is this beta parameter? This beta parameter is simply dependent on the temperature. So the relation between beta and temperature is like this. Beta is inversely proportional to temperature. Beta is inversely proportional to temperature, and this relation beta is equal to 1 upon kT, where K is Boltzmann constant.
K is Boltzmann constant. You are very well know about the Boltzmann constant. तो अगर हम देखें यहाँ से हमें मिला बीटा पैरामीटर जिसका टेम्परेचर के साथ ऐसा रिलेशन है, तो आई कैन डायरेक्टली से सिस्टम तब तक इंटरेक्ट करते रहते हैं जब तक कि उनके टेम्परेचर बराबर नहीं हो जाते। रिमेंबर जिस सिस्टम की हम बात कर रहे थे मैक्रोस्कोपिक सिस्टम, उन सिस्टम के बीच में हमने सिर्फ और सिर्फ थर्मल इंटरेक्शन अलाउ किया है। तो अगर दो सिस्टम थर्मल इंटरेक्ट कर रहे हैं तो तब तक इंटरेक्ट करते रहते हैं जब तक कि उनके बीटा पैरामीटर बराबर नहीं हो जाते। और अगेन से अगर थर्मल इंटरेक्शन है तो तब तक जब तक कि उनके टेम्परेचर बराबर नहीं हो जाते। So this is how we have obtained the condition of equilibrium for the system by energy distribution between macroscopic systems. अब इसी सिस्टम के बारे में कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो हम डिस्कस कर लेते हैं। बीटा को हमने डिफाइन किया, जो कि हमने खुद ने डिफाइन किया है। बीटा इज ए क्वांटिटी विच वी हैव डिफाइंड लाइक दिस। बीटा इज सिंपली डेल अपॉन डेल्टा ई log e ohm e. Throughout the first unit you will be using this particular relation. तो देखने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा है, but this is like this डेल अपॉन डेल्टा ई log e ohm e. अब थर्मोडायनामिक्स की बहुत एक इम्पॉर्टेंट सी क्वांटिटी है एंट्रोपी एस। एंट्रोपी को हम इसे डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ बीटा, इन टर्म्स ऑफ एक्सेसिबल स्टेट, एंट्रोपी इन टर्म्स ऑफ एक्सेसिबल स्टेट। Entropy, let's discuss entropy in terms of accessible state. So we are going to simply find a relation between entropy S and ohm E. S और ohm E के बीच में एक relation को find out कर रहे हैं using the beta parameter. So after defining the equilibrium state of the system, now we are going to move towards the entropy. And we will also discussing about the Zeroth law of thermodynamics. तो एंट्रोपी एस को डिस्कस करने के लिए, रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए हम पहले एक रिलेशन यूज कर रहे हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है? इट इज सिंपली डेल्टा क्यू अपॉन टी इज इक्वल टू डेल्टा ए। हाउ वी विल गेट दिस रिलेशन वी गोना डिस्कस इन यूनिट 2। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू डी एस कैसे आता है उसको हम सेकंड यूनिट में डिस्कस करेंगे। अभी मैंने आपके सामने एक इक्वेशन लिखी है जिसमें डेल्टा क्यू इज सिंपली चेंज इन हीट, डेल्टा एस चेंज इन एंट्रोपी एंड टेम्परेचर टी। तो एक कांस्टेंट टेम्परेचर टी पर अगर किसी सिस्टम में हीट ऐड की जाती है डेल्टा क्यू, तो उसके एंट्रोपी में जो चेंज आता है दैट इज डेल्टा क्यू बाई टी। तो दिस इज चेंज इन एंट्रोपी। अच्छा, एंट्रोपी बड़ा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। जब भी आपसे कहा जाए एंट्रोपी को डिफाइन कीजिए, बहुत ही सिंपल सा स्टेटमेंट है। व्हाट इज एंट्रोपी? एंट्रोपी इज मेजर ऑफ रैंडमनेस, अव्यवस्था का माप है। और इस अव्यवस्था के माप में आप एक और चीज जानते हैं जो कि थर्मोडायनामिक्स आपने पढ़ी होगी। किसी भी थर्मोडायनामिक सिस्टम के लिए इक्विलिब्रियम स्टेट को जब हम डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं सिस्टम की वो स्टेट इक्विलिब्रियम स्टेट है जिसके लिए उसकी एंट्रोपी मैक्सिमम है। सुनने में बड़ा अजीब लगता है, यानी कि सिस्टम उस स्टेट को पाना चाहता है जिसके लिए उसकी अव्यवस्था सबसे ज्यादा है। इट साउंड्स अनयूजुअल, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हम डे टू डे या जनरल लाइफ में हम देखें, हम सभी एक ऐसी स्थिति में रहना चाहते हैं जो कि सबसे अव्यवस्थित हो। हो सकता है आप एग्री ना करें मुझसे, बट जस्ट थिंक अबाउट दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल। अगर आपकी क्लास है और अगर आपकी क्लास में कोई टीचर है तो आप तब तक ही व्यवस्थित रहते हैं जब तक आपकी क्लास में कोई टीचर है। बट जैसे ही आपकी क्लास से कोई टीचर चले जाता है, या मैं कहूँ सारी बाउंडेशन आपके सिस्टम पर हट जाती है, देन आपकी क्लास में जो स्टूडेंट हैं क्या अभी भी वो क्लास में ही होंगे? अगर उन्हें फ्री कर दिया जाए मूव करने के लिए तो डेफिनेटली कुछ स्टूडेंट कैंटीन जाएंगे, कुछ कॉलेज के गार्डन में घूम रहे होंगे या कहीं और जाएंगे। तो ठीक उसी तरह से थर्मोडायनामिक सिस्टम भी अपनी सबसे अव्यवस्थित रूप में रहना चाहता है। और यू कैन से an equilibrium state for a thermodynamic system is that in which entropy of the system is maximum.
अब इसी बात को हम प्रूव करते हैं कि एंट्रोपी किस तरह से मैक्सिमम होती है। लेट्स सी एंट्रोपी मैक्सिमम होती है या नहीं होती है। उसके लिए हमने देखा डेल्टा क्यू बाई टी इज इक्वल टू डी एस। हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से ये चीज लेकर आ रहे हैं। सॉरी फॉर द डिस्ट्रक्शन, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हम ये चीज लेकर आ रहे हैं डेल्टा क्यू बाई टी इज इक्वल टू डी एस। अब यहाँ पर डेल्टा क्यू, क्योंकि हम थर्मल इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं, तो रिमेंबर फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देयर इज नो मैकेनिकल वर्क when work is zero. Then from the first law of thermodynamics, what I can get, delta Q is equal to delta E. If there is no work, W is equal to zero, then I will get delta Q is equal to delta E. So I can simply write delta E is upon T is equal to delta S, or I can say delta S, 1 by T is equal to delta E upon delta S. Delta T upon 1 upon T is equal to delta T upon delta E upon delta S. What is the relation between beta and T? We know beta is equal to 1 upon Kt. Let me remove all these things so we can get some space to write on the board. Now we can drive our relation. Beta is equal to 1 upon Kt, and just now we received 1 upon T is equal to delta S upon delta S upon delta E. From this relation, we can get 1 upon T is equal to K beta. So from here, this relation and this relation, what I can write? K beta. And what is the value of beta? We just defined beta is del upon delta E log E ohm E. And now K is constant, Boltzmann constant. So I can take this inside. हम इसे अंदर ले लेते हैं डेल अपॉन डेल्टा ई, और के को मैं अंदर लेके लिख सकती हूँ के log E ओम E. Remember Boltzmann constant K is always small k. आप कभी भी इसे बड़ा k ना लिखें, because in physics every symbol is a meaning, so we have to always write this k to be small. So k is Boltzmann constant, and now from this relation what we can get, here delta S upon delta E, here del upon delta E, K log E ohm E. So with the comparison of both the sides, we can simply get entropy S is equal to K log E ohm E. So this is entropy in terms of number of accessible states. Student, now I want to recall you my first class. फर्स्ट क्लास में जब हम थर्मोडायनामिक्स और स्टैटिस्टिकल फिजिक्स की बात कर रहे थे, तो हमने कहा था स्टैटिस्टिकल फिजिक्स gives us the tools by which we relate macroscopic state of the system and microscopic state of the system. स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स या स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स में क्या करते हैं, हम सूक्ष्म और स्थूल अवस्थाओं के बीच में एक संबंध को स्थापित करने की कोशिश करते हैं। यानी कि जो स्थूल पैरामीटर्स हैं, वेरिएबल्स हैं, उनको हम सूक्ष्म अवस्थाओं की वेरिएबल से रिलेट करने की कोशिश करते हैं। स्थूल वेरिएबल हमने कहा था प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल, माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल नंबर ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल, एनर्जी ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल. Now from this relation, what you can see, we are getting entropy, which is a macroscopic variable. एक स्थूल वेरिएबल है, उस वेरिएबल का रिलेशन हमें किससे मिल रहा है, नंबर ऑफ एक्सेसिबल स्टेट, जो कि एक सूक्ष्म अवस्था को बताने का वेरिएबल है। तो हमने क्या इस पूरी थर्मोडायनामिक स्टैटिस्टिकल से हमें क्या मिला है, हमें एक रिलेशन मिल गया है बिटवीन मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल एंड माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल. एंड without focusing on the experimental observation, I can find out the entropy of the system. If I know number of accessible states, I can find the entropy of the system. So this is how we got relation between macroscopic variable and microscopic variable. We will also get relation for another
Other macroscopic variable H, enthalpy, gives the energy. This is the key. But for now, we just want to know what is the equilibrium condition. So here, if entropy S is K log E ohm E, then you can also say what will be the entropy of system A dash. अगर हमारे पास सिस्टम ए की एंट्रोपी ये है तो इसी को हम फॉलो करते हुए एंट्रोपी एस डैश विल बी के लॉग ई ओम डैश ई डैश. अगर सिस्टम ए की एंट्रोपी एस है, सिस्टम ए डैश की एंट्रोपी एस डैश है, तो लेट्स से व्हाट विल बी द एंट्रोपी ऑफ द कंबाइंड सिस्टम. दिस इज, remember ohm star is equal to E is equal to ohm E, ohm dash E dash. If I take log E, ohm star E is equal to log E ohm E plus log E ohm dash E dash. सिंपली हमारा जो टोटल नंबर ऑफ एक्सेसिबल स्टेट का रिलेशन है उसी को हमने लॉग लिया है. अब इस पूरे इक्वेशन को इफ आई मल्टीप्लाई विद के, आई एम मल्टीप्लाइंग दिस रिलेशन विद के इज वोल्टेज लाइन कांस्टेंट. So now focus on the individual term. K log E ohm E. This is entropy S. K log E ohm dash E dash. This is entropy S dash. So this is total entropy S star will be S plus S dash. Entropy is additive function. Accessible states are multiplication function. Entropy, energy are additive function. अगर कंबाइंड सिस्टम की बात करें, पूरे निकाय की बात करें, तो दोनों सिस्टम्स के एंट्रोपी का जो एडिशन है दैट इज टोटल एंट्रोपी ऑफ द कंबाइंड सिस्टम. नंबर ऑफ एक्सेसिबल स्टेट्स आर मल्टीप्लिकेशन फंक्शन एज लाइक प्रोबेबिलिटी ऑफ द सिस्टम. नाउ अगर हमें टोटल एंट्रोपी मिल गई है तो लेट्स फाइंड आउट द इक्विलिब्रियम कंडीशन फॉर द एंट्रोपी. रिमेंबर प्रोबेबिलिटी पी के लिए हमने क्या किया, हमने इसको डेल अपॉन डेल्टा ई किया था, लॉग ई पी ई की बात की है और ये कंडीशन 0. इसी इक्वेशन को अगर मैं यहाँ अप्लाई कर दूं देन आई कैन सिंपली से डेल अपॉन डेल्टा ई के लॉग ई ओम ई प्लस के लॉग ई ओम डैश ई डैश will be 0 where at what the value of energy at E is equal to E bar. इस एनर्जी की वैल्यू पर ये रिलेशन 0 हो जाना चाहिए. अगर ये रिलेशन 0 हो जाना चाहिए तो हमें क्या मिलेगा, वी विल गेट डेल अपॉन डेल्टा ई एस प्लस एस डैश विल बी 0 और एक से डेल अपॉन डेल्टा ई एस स्टार विल बी 0. If del upon delta E S star is equal to 0, then you can say what the value of S star? S star is maximum. कहाँ पर? Energy E is equal to E bar. यानी कि जो maximum probability PE की स्टेज है, यहाँ पर probability PE तो maximum है ही. And in all this calculation, what we have observed, what we have calculated that S star total entropy of the system will also be maximum. So this is how, अगर हम एक सिस्टम, दो सिस्टम्स की बात करें, सिस्टम ए डैश दोनों थर्मली इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो इस थर्मल इंटरेक्शन की वजह से एक इक्विलिब्रियम स्टेट मिलेगी किसी वैल्यू एनर्जी ई बार पर और इस इक्विलिब्रियम स्टेट पर प्रोबेबिलिटी पी मैक्सिमम है, कंबाइंड एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम मैक्सिमम है और सिस्टम तब तक इंटरेक्ट करते रहते हैं जब तक कि दोनों सिस्टम के बीटा पैरामीटर इक्वल नहीं हो जाते. ओके, आई होप क्लास यू हैव एंजॉयड दिस सेशन और थोड़ा नेक्स्ट हम और डिस्कस करेंगे बीटा पैरामीटर के बारे में, टेम्परेचर के बारे में और कुछ और वेरिएबल्स के बारे में, एंथैल्पी एच, गिब्स एनर्जी एंड ऑल दिस थिंग्स. So just let me know if you have find any difficulty in understanding the topic.
I will be waiting for your comments. Until then, goodbye. Have a nice day. Thank you. Hi, good morning, dear students. आई गेस आप सभी लोग लेक्चर्स को प्रॉपरली देख रहे हैं और वो सब आपके समझ में भी आ रहे हैं. अभी तक कुछ कुछ टॉपिक्स हमने डिस्कस कर लिए हैं. लेट मी नेम यू अगेन. हमने बात की है दो मिक्रोस्कोपिक सिस्टम्स की इंटरेक्शन के बीच की. पहले हमने इंटरेक्शन को देखा, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरेक्शन जो कि दो मिक्रोस्कोपिक सिस्टम आपस में कर सकते हैं. और उसके बाद में हम डिस्कस कर रहे थे एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन मिक्रोस्कोपिक सिस्टम्स. और उस पर्टिकुलर टॉपिक में हमने बीटा पैरामीटर की बात की है, एंट्रोपी की बात की है. और now in today's class we're gonna discuss more in detail that topic. एंड उसी टॉपिक में हमें तीन चीजें कवर करने वाले हैं. फर्स्ट, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, Zeroth law of thermodynamics, and then property of temperature. So what is the condition of equilibrium? As you know, we were discussing two systems, system A and system A dash. Both are interacting, and we are allowing only thermal interaction between the systems. So this is once again, this is system A, system A dash, and the complete system is isolated. And we know the probability of PE of finding this combined system in a particular energy state is ohm star E summation ohm star E. So ये जो दोनों सिस्टम है तब तक इंटरेक्ट करते रहेंगे जब तक कि इनके बीटा पैरामीटर इक्वल नहीं हो सकते. तो जब तक इक्वल नहीं हो जाते हैं तब तक इंटरेक्शन करना है. तो मैथमेटिकली हाउ वी कैन राइट दिस रिजल्ट? लेट अस से initially the energy of system A was EI and system A dash was EI dash. तो इनिशियल एनर्जी हम कह रहे हैं सिस्टम ए की EI थी और सिस्टम ए डैश की EI डैश है, बिकॉज बीटा ओनली डिपेंड एनर्जी E. तो बीटा एनर्जी E का फंक्शन है. तो डेफिनेटली उस टाइम का बीटा पैरामीटर की वैल्यू सिस्टम ए के लिए बीटा EI और सिस्टम ए डैश के लिए बीटा डैश EI डैश. Now can you tell me if I say at initial stage the beta parameters are equal? अगर इनिशियल स्टेज पर ही दोनों सिस्टम्स के बीटा पैरामीटर बराबर हैं, then will there be any interaction between the system? किसी तरह का कोई भी इंटरेक्शन होगा? जरा देखिए, हमने कहा अगर इनिशियल स्टेज पर ही बीटा पैरामीटर्स इक्वल हैं तो क्या कोई भी इंटरेक्शन पॉसिबल होगा? नो. अगर सिस्टम्स के बीटा पैरामीटर इनिशियल स्टेज पर इक्वल हैं तो बोथ सिस्टम्स आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम एंड देयर विल बी नो इंटरेक्शन बिटवीन द सिस्टम. ओके. अगर मैं कहूँ देयर वाज नो बीटा पैरामीटर वर नॉट इक्वल, इन दैट केस सिस्टम विल इंटरेक्ट टू ईच अदर. दोनों सिस्टम एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे और तब तक करते रहेंगे जब तक कि दोनों के बीटा पैरामीटर इक्वल नहीं हो जाते. इफ आई से initially the energy was EI of system A and system EI dash for system A dash. और फाइनल स्टेज में मैंने इन एनर्जीज को कहा EF and EF dash. So this is the final energy of system A and system A dash. तो अगर बीटा पैरामीटर इनिशियल इक्वल नहीं है तो ये दोनों सिस्टम तब तक इंटरेक्ट करते रहेंगे जब तक कि इनके बीटा पैरामीटर्स इक्वल नहीं हो जाते. So simply how we can define the thermal equilibrium condition for microscopic systems? Microscopic systems are in thermal equilibrium if their beta parameters are equal, right? So in terms of beta parameters, simply if the beta parameters are equal, system will not interact. But if system will not in equilibrium, then those will interact till their beta parameter gets equal, right? So this is the first point we have covered. Now in terms of beta parameter we can also discuss Zeroth law. अब Zeroth law समझाने की जरूरत शायद ना हो आप लोगों को, क्योंकि आपको दिस इज द मोस्ट सिंपलेस्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और बहुत ही सिंपल सा लॉ है जिसमें आप कहते हैं सिस्टम ए है, सिस्टम बी है और सिस्टम सी है. अगर सिस्टम ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में है
system P or C thermal equilibrium है, then system A and C will also be in thermal equilibrium. This is Zeroth law of thermodynamics. बहुत ही सिंपलेस्ट लॉ है. इसी लॉ को हम बीटा पैरामीटर्स में भी डिस्कस कर सकते हैं. जरा देखिए कैसे. अगर मैं कहूँ सिस्टम ए का बीटा पैरामीटर है बीटा ए, सिस्टम बी का बीटा पैरामीटर है बीटा बी, और सिस्टम सी का बीटा पैरामीटर है बीटा सी. एंड इफ आई से बीटा ए इज इक्वल टू बीटा बी, व्हाट डज इट मीन? इसका क्या मीनिंग हुआ? इसका मीनिंग हुआ सिस्टम ए एंड बी बोथ आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम. अगर उनके बीटा पैरामीटर्स इक्वल है तो सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है. अगर हम कहें बीटा बी इज इक्वल टू बीटा सी, इसका क्या मीनिंग है? सिस्टम बी और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, राइट? So now, if beta parameters of these systems are equal, beta parameters of these systems are equal, then mathematically, simply we can say that beta A is equal to beta C. That means, if A and B are in thermal equilibrium, B and C are in thermal equilibrium, then A and C will also be in thermal equilibrium. So, this is the condition. So this is how we can define Zeroth law of thermodynamics. Simply. Now let us discuss about the properties of temperature. You know how the beta parameter is dependent on the temperature. Beta is inversely proportional to the temperature. So with that relation, we can discuss some properties of temperature. What are those? Beta is this, and more likely beta is equal to 1 upon kT. With this relation, we're going to discuss some properties of temperature, or I can say whenever we say about temperature in thermodynamics, mostly times you use absolute temperature. हम हमेशा ही एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल की बात कर रहे होते हैं जब भी हम थर्मोडायनामिक्स में टेम्परेचर की बात करते हैं. So from here we can say T is equal to 1 upon K beta. देखते हैं कौन कौन सी प्रॉपर्टी इस रिलेशन से निकल कर आती है. बीटा हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था. बीटा इज इक्वल टू डेल अपॉन डेल्टा ई लॉग ई ओम ई, वेयर यू नो ओम ई क्या है. व्हाट इज ओम ई? ओम ई इज नंबर ऑफ एक्सेसिबल स्टेट फॉर द सिस्टम ए. अगर हमारे पास दो सिस्टम है, सिस्टम ए एंड ए डैश, तब हम कंबाइंड सिस्टम की भी बात कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर सिस्टम की भी बात कर सकते हैं. बट अगर हमारे पास सिस्टम ए ही है तो हम इसके लिए नंबर ऑफ एक्सेसिबल स्टेट को हम ओम ई से डिनोट कर सकते हैं, राइट? सो दिस इज बीटा पैरामीटर फॉर सिस्टम ए. नाउ फ्रॉम दिस रिलेशन व्हाट वी कैन गेट 1 upon T is equal to K beta and K del upon delta E log E ohm E 1 upon T. Now let us focus on the right hand side of this equation. In the right hand side, कल ही हमने देखा था what is ohm E. Ohm E is the function of energy E. और किस तरह का फंक्शन है? Ohm E is function of energy EF. In the graphical form, जिसे आप ही लोगों ने प्लॉट किया होगा, एनर्जी E वर्सेस ओम E. तो अगर मैं इस प्लॉट को देखती हूँ, what I find that number of accessible states is rapidly increasing function of energy E. If this function is rapidly increasing function of energy E, that means the right hand side of this equation is always positive. Getting my words? हम अगर एक्सेसिबल स्टेट की बात करें, दिस इज द फंक्शन ऑफ एनर्जी ई, और किस तरह का फंक्शन है? ये रैपिडली इंक्रीज करता है. दैट मीन्स दिस फंक्शन, दिस वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव. So if this value is always positive, then the right hand side is always positive. और जब right hand side positive है, then the left hand side is also positive for every value of energy. This means the temperature, one of the properties of temperature is that this value is always positive. That means temperature is always positive for a thermodynamic system.
Then you will ask me what is the temperature when we discuss about minus 50 degree, minus 100 degree, minus 200 degree. Actually, we are giving that temperature in degree centigrade. What is the absolute scale? The Kelvin is absolute scale in thermodynamics. When we say there is no minus Kelvin temperature in thermodynamics. So absolute temperature is always positive. So there is no possibility of negative temperature. From this relation we can conclude. So this is one of the property that temperature is always a positive quantity. Now let us discuss another property. एक चीज हमें पता लग गई है कि टेम्परेचर हमेशा ही पॉजिटिव होगा. दूसरी प्रॉपर्टी को जानने के लिए हम इस बात में इंटरेस्टेड रहते हैं कि अगर एनर्जी बढ़ाई जाए तो टेम्परेचर बढ़ेगा या कम होगा. बहुत ही जनरल सा ऑब्जर्वेशन है आप लोगों का. जब भी हम एनर्जी बढ़ाएंगे, एनर्जी यू कैन डायरेक्टली से हीट, जैसे ही हम हीट बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा. तो मैथमेटिकली लेट अस प्रूव इट कि किस तरह से टेम्परेचर बढ़ाने एनर्जी बढ़ाने के साथ ही टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा. So what we want to know that what is the relation between delta T and delta E. अगर हमें रिलेशन मिल जाएगा then we will be able to find the relation between temperature and energy. And to get this relation, let me know that beta parameter is del upon delta E log E on E. Let this accessible state be a function of E minus E0. Or I can say this to be E minus E0 to the power f. थर्मोडायनामिक सिस्टम में हम ग्राउंड स्टेट एनर्जी की बात करते हैं. उसी से मैंने लिया हुआ E0. Do not get confused. Simply we could have say E, but in thermodynamics we talk about ground state energy of the system, और वही ground state energy है E0. अगर हम इसे इस तरह से कर देते हैं तो now the function accessible state is E minus E0 to the power f. So E minus E0 power, now we have the function from E minus E0 to the power f. From this relation what we can get beta. अगर मैं इसको यहाँ पुट कर देती हूँ, now what I can get f upon E minus E0. This is beta parameter. If I put this relation here, then by the differentiation I can get this quantity beta is equal to f upon E minus E0. And from this relation, delta delta E is equal to minus f upon E minus E0 to the power 2. Simply, if I differentiate this relation, what I will get? Minus f E minus E0 to the power 2. For more specifically, once again, if I write f E minus E0 multiply 1 upon E minus E0, then this quantity is beta. So once again, what I can write? Now the equation is more simplified. What I get? Delta beta delta E is equal to minus beta upon E minus E0. Is it okay? So now delta beta और delta E के बीच का relation हमें मिल गया है. And you know beta and T are directly connected to each other. So from this relation, if I calculate delta T delta E, what I will get from this relation? If I get delta T delta E, then by differentiating this equation, you will get minus k beta square delta beta delta E. Simple. I have just differentiated this equation with respect to energy E, and by differentiation I get minus 1 upon k beta square delta beta delta E. And now we have the value of delta beta delta E. Delta beta delta E is minus beta E minus E0. I am putting this value here. So with this value, what I receive? Delta T delta E minus minus plus 1 upon k beta
multiply 1 upon E minus E0. You can simply write 1 upon K beta to be T. Now once again let us focus on the right hand side of this equation. At the left hand side we are getting how the temperature will change with respect to energy E. टेम्परेचर का एनर्जी के साथ किस तरह का बदलाव हो रहा है वो हम देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड से। राइट हैंड साइड पर हमें एक इक्वेशन मिली है जिसमें कि टेम्परेचर T है और E minus E0 है। E minus E0 is always a positive quantity and temperature T is also a positive quantity. So overall, what I can say, the right hand side of this equation is always a positive quantity. So what I can write, delta T, delta E is always positive. So whatever gap between E and T is, this should always be increasing function. E versus T, this is always an increasing function. It can be first order, second order, third order. It's up to you, or you can identify what is the relation between energy E and temperature T. Is it linearly increasing? It is second order polynomial or third order polynomial? Of course, you know what is the relation between temperature and E, and we will also find out at the end of this unit. But for now, what we have get that T and E is a positive quantity. So whatever relation is, हम जब भी एनर्जी को बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, अगर एनर्जी डिक्रीज होती है तो टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा। और इसी के साथ एक और चीज़ हमें मिल जाती है, वो ये है कि हीट का फ्लो हमेशा ही हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ होगा। टेम्परेचर हमेशा ही हायर टेम्परेचर से लोअर, हीट का फ्लो हायर टेम्परेचर सिस्टम से लोअर टेम्परेचर सिस्टम की तरफ होगा फ्रॉम दिस रिलेशन। Okay, so we have discussed condition of equilibrium, that is more related to beta parameter. Zeroth law of thermodynamics in terms of beta parameter, and the properties of temperature, which is T is always a positive quantity and T always increases if we increase the energy of the system. In this topic, a few good things are also remaining. In the next class, we will be discussing about how. So this is all for this topic, energy distribution between microscopic systems. And now we're gonna discuss different type of systems in which we will be discussing energy transfer to a system which is isolated. Okay, so we will be using all these things when we will calculate average energy of an ideal gas, pressure of an ideal gas. We will use all these equations, all these relations, and relation like this, beta parameters and temperature. So class, hope you have understood this topic. Whatever query you have, please you can write me in the comment box, or you can directly ask me in the Google Classroom. Okay class, thank you so much and have a nice day. Bye bye.